हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रिट्स। तो देखिए आज हम इस वीडियो में जो 5 टाइप्स की रिट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए जो ये टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में यहाँ से कई बार क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, आर्टिकल 32 पर जाकर खत्म किया था और आर्टिकल 32 को क्या कहा जाता है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसे सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। तो देखिए ये सब चीजें तो हमने पढ़ ली थी। इसके बाद आज हम ये पढ़ेंगे कि आर्टिकल 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट 5 टाइप्स की रिट्स जारी करता है वे कौन सी हैं और उनके तहत जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या काम करता है, ठीक है। तो आज हम इन्हीं 5 रिट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए रिट्स के बारे में पढ़ने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि जो ये रिट्स है आखिर ये क्या काम करती हैं। तो जो ये रिट्स है ये क्या करती हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को ये लगे कि उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो वो व्यक्ति क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा कि मेरे फंडामेंटल राइट्स का यहाँ पर वायलेट हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, इन्हीं रिट्स के जरिए वो उन्हें उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि जो ये रिट्स होती हैं ये क्या काम करती हैं। अब आप यहाँ पर एक बात और याद कीजिए कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट कहाँ पर किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए 4 आर्टिकल हैं। कौन से आर्टिकल हैं, देखिए आर्टिकल 13, आर्टिकल 359, आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226। तो देखिए आर्टिकल 13 के बारे में तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर कोई ऐसा लॉ बनाया गया जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता हो तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उस लॉ का जुडिशियल रिव्यू करेगा और अगर उसे भी यही लगा कि ये जो लॉ है फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है तो वो उस लॉ को क्या कर देगा, डिसमिस कर देगा, ठीक है। तो आर्टिकल 13 ने भी क्या किया, हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट किया। इसके बाद देखिए आता है आर्टिकल 359। अब आर्टिकल 359 क्या करता है कि ये कहता है कि इमरजेंसी के अलावा, अब देखिए इमरजेंसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे लेकिन आपको यहाँ पर एक बात बता दे कि इमरजेंसी में क्या होता है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे होते हैं जो वहां पर स्टॉप कर दिए जाते हैं, ठीक है, जब इमरजेंसी लगती है। तो 359 क्या कहता है कि इमरजेंसी के अलावा किसी और सिचुएशन में या किसी और टाइम में फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल्ड नहीं किया जा सकता, यानी कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं किया जा सकता। तो देखिए आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 359 दोनों क्या कर रहे हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद देखिए आ जाता है आर्टिकल 32। अब आर्टिकल 32 में भी फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रिट्स जारी की जाती हैं। इसके बाद देखिए जो आर्टिकल 226 है, यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट रिट्स जारी करता है लेकिन आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के पास रिट्स जारी करने की शक्ति होती है, ठीक है। तो आपको ये चारों आर्टिकल अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए अब हम क्या पढ़ रहे हैं आर्टिकल 32 के बारे में। अब देखिए आर्टिकल 32 के पास ना 2 टाइप्स की राइट्स या पावर होते हैं। तो वो देखिए कौन से होते हैं। तो एक तो यही हो गया कि उसके पास रिट्स जारी करने का अधिकार होता है। अब देखिए कौन सा हो गया, अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर अपने फंडामेंटल राइट्स की डिमांड करेगा। आर्टिकल 32 है जो वो सुप्रीम कोर्ट को फिर ये पावर देता है कि सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए 5 प्रकार की रिट जारी करेगा, ठीक है। इसलिए ही जो सुप्रीम कोर्ट है उसे क्या कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट देखिए फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट कर रहा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर एंड गारंटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट का प्रोटेक्टर एंड गारंटर। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, एग्जाम में कई बार पूछी जाती है कि फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर एंड गारंटर किसे कहा जाता है। और एक बात और देखिए कि सुप्रीम कोर्ट को ही और क्या कहा जाता है, कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहा जाता है, कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो ये टर्म्स है ना ये आपको जरूर याद रखनी है, एग्जाम में ना ये टर्म्स के रूप में ही पूछी जाती हैं, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ से ये 2-3 चीजें याद हो गई।
अब देखिए, आपने यहाँ से आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 के द्वारा पढ़ा कि ये तो सुप्रीम कोर्ट के पास रिट्स जारी करने का अधिकार है इसके तहत, और आर्टिकल 226 है हाई कोर्ट के पास। देखिए क्या होता है, कोई भी व्यक्ति अगर उसे ये लग रहा हो कि उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो वो अपने फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए पहले हाई कोर्ट के पास जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकता है। लेकिन जब वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा तो उसे ये बताना पड़ेगा कि पहले वो हाई कोर्ट के पास क्यों नहीं गया। ठीक है, तो ये बात भी आपको यहाँ से जरूर याद रखनी है कि डायरेक्ट वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा तो सकता है, लेकिन उसे ये बताना पड़ेगा कि पहले वो हाई कोर्ट के पास क्यों नहीं गया इस काम के लिए। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये कुछ मोटी मोटी चीजें पता चल गई, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो देखिए, अब हम पढ़ते हैं हमारी रिट्स के बारे में। तो देखिए, फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स द जुडिशियरी हैज बीन आर्म्ड विद द पावर टू इशू द रिट्स। किसके लिए? हमारे फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्समेंट करने के लिए जो जुडिशरी होती है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उनके पास पावर होती है किसकी? रिट्स को इश्यू करने की। ठीक है, तो ये बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसके बाद देखिए, द पावर टू इशू दीज रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इज गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू द सुप्रीम कोर्ट। ये किसने दी गई है? 32 आर्टिकल में। ठीक है, कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या देता है? सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्समेंट करने के लिए कुछ रिट्स जारी कर सकता है, किसके तहत? आर्टिकल 32 के तहत। और हाई कोर्ट कब कर सकता है? आर्टिकल 226 के तहत। ठीक है, तो ये बात भी हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद देखिए, सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू इशू रिट्स ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, वेयर एज अंडर आर्टिकल 226 अ हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स फॉर द पर्पस ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड और फॉर द रेड्रेस ऑफ एनी अदर इंजरी और इलीगैलिटी। तो देखिए, इसमें क्या कहा गया है कि आर्टिकल जो 32 है वो क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू कर सकता है किसके लिए? फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्समेंट करने के लिए। लेकिन आर्टिकल 226 है, उसमें हाई कोर्ट क्या कर सकता है? एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स तो कर ही सकता है वो, साथ साथ वो ये भी कर सकता है कि भाई कोई अदर इंजरी हो या कोई अदर इलीगैलिटी हो, उसके विरुद्ध भी वो कोई काम कर सकता है। तो ठीक है, यहां पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट की पावर हाई कोर्ट की पावर से क्या हो गई? कम हो गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? केवल फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्समेंट कर सकता है, और हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स को तो एनफोर्समेंट कर सकता है, यानी कि उनको प्रोटेक्ट कर सकता है, साथ ही साथ किसी अदर पर्पस के लिए भी अपना काम कर सकता है। तो यहां से आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है, आगे देखिए क्या कहा गया है। Supreme Court can issue a writ against any person or government within the territory of India, while High Court can issue a writ against a person, government or other authority only if they are located within the territorial jurisdiction of the High Court। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट है जो वो रिट्स को इशू कर सकता है, किसके अगेंस्ट? पूरे इंडिया में किसी के भी अगेंस्ट। लेकिन जो हाई कोर्ट है वो किन के अगेंस्ट रिट्स को इशू कर सकता है? केवल उसी टेरिटरी में जहां पर वो हाई कोर्ट को स्थापित किया गया है, यानी कि जिस भी स्टेट में वो हाई कोर्ट है वो केवल उसी स्टेट्स में जो रह रहे हैं उन्हीं के अगेंस्ट वो रिट्स को इशू कर सकता है। तो देखिए, इसमें क्या हो गया? जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी पावर ज्यादा हो गई हाई कोर्ट से। ठीक है, अगर टेरिटरी के हिसाब से देखा जाए। लेकिन अगर पावर के हिसाब से देखा जाए कि भाई किसके पास पावर ज्यादा है, पावर में सुप्रीम कोर्ट के पास हाई कोर्ट से कम पावर है। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको यहां से जरूर याद रखनी है। अब देखिए, आ जाती है हमारी रिट्स, जो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए 5 प्रकार की रिट्स होती हैं। सबसे पहले देखिए कौन सी रिट्स होती है? हैबियस कॉर्पस होती है, फिर मैंडेमस होती है, फिर प्रोहिबिशन होती है, सर्शियोरारी होती है, एंड लास्ट वाली होती है को वारंटो। तो देखिए एक एक करके हम इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए, जो हमारी सबसे पहली रिट है वो क्या कहती है? ए रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस calls upon the person who has detained another to produce the letter before the court in order to let the court know on what ground he has been confined and to set him free if there is no legal justification
फॉर द इम्प्रिजनमेंट। तो देखिए इसमें यह कहा गया है कि भाई जो हैबियस कॉर्पस है उसमें क्या कहा जाता है कि यदि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को डिटेन किया है, यानी कि उसे अपने अंडर रखा है, तो जो पहला पर्सन है जिसने दूसरे व्यक्ति को डिटेन किया है वो उसे कोर्ट में पेश करेगा। अब कोर्ट ये जांच करेगा कि जो इसने इसको डिटेन किया है तो वो किस रीजन से किया है, किस ग्राउंड पर डिटेन किया है। अगर कोर्ट को ये लगे कि इसने इसको जिस कारण से डिटेन किया है अगर वो कारण लीगल नहीं है या उसके पास ठोस सबूत नहीं है, तो वो इस डिटेन किए गए पर्सन को क्या कर देगा, फ्री कर देगा। ठीक है, तो आपको ये बात यहां से समझ में आ गई कि हैबियस कॉर्पस के तहत सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट क्या कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को फ्री कर सकता है अगर उसके खिलाफ कोई सबूत या गवाह ना पाए जाए। ठीक है, तो देखिए द वर्ड हैबियस कॉर्पस लिटरली मीन टू हैव अ बॉडी। अब देखिए जो ये हैबियस कॉर्पस का मीन क्या होता है, टू हैव अ बॉडी। आपको ये मीनिंग याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि एग्जाम में ना कई बार मैचिंग के क्वेश्चन आते हैं कि इनको मैच कीजिए, तो ये चीज आपको जरूर याद रखनी है कि हैबियस कॉर्पस का क्या मतलब है, टू हैव अ बॉडी। दिस रिट मे बी एड्रेस्ड टू एन ऑफिशियल और अ प्राइवेट पर्सन हु हैज अनदर पर्सन इन हिज कस्टडी। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि जो ये रिट है वो किसके खिलाफ जारी की जा सकती है, टू एन ऑफिशियल या किसी प्राइवेट पर्सन के, यानी कि किसी गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी होगी उसमें भी एंड प्राइवेट पर्सन के खिलाफ भी ये रिट एड्रेस की जा सकती है। हु हैज अनदर पर्सन इन कस्टडी, जिसने दूसरे पर्सन को क्या किया हो, कस्टडी में रखा हो। तो आपको ये बात यहां से जरूर याद रखनी है कि जो ये रिट है हैबियस कॉर्पस, ये किसी ऑफिशियल या प्राइवेट पर्सन दोनों के खिलाफ एड्रेस की जा सकती है। ठीक है, तो आपको ये चीज यहां से याद रखनी है। इसके बाद देखिए जो हमारी सेकंड रिट आ जाती है वो कौन सी है, मैंडेमस। अब मैंडेमस का क्या मतलब होता है, वी कमांड, यानी कि हम आदेश देते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, आपको देखिए ये मतलब जरूर याद रखना है। इसके बाद देखिए इसमें होता क्या है, मैंडेमस लिटरली मीन्स अ कमांड। इसका क्या मतलब होता है, अ कमांड। इट कमांड्स द पर्सन टू whom it is addressed to perform some public or quasi-public legal duty which he has refused to perform and the performance of which cannot be enforced by any other adequate legal remedy। तो देखिए इसमें ये कहा गया है कि भाई कोई पर्सन है, मान लो वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, तो हम उसके खिलाफ ये मैंडेमस को जारी कर सकते हैं कि तुम हमें ये बताओ कि तुम ये अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो। जैसे मान लो कोई आईएएस है और वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ ना ये मैंडेमस को जारी करता है कि तुम हमें ये बताओ कि तुम इस काम को क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे हो। तो मैंडेमस में यही कहा जाता है, विच ही रिफ्यूज टू परफॉर्म एंड परफॉर्मेंस ऑफ विच कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय एनी अदर एडिक्वेट लीगल रेमेडी, कि भाई उसका जो काम है वो उस काम को प्रॉपर तरीके से क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, आगे देखिए क्या कहा गया है, मैंडेमस कैन नॉट बी ग्रांटेड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट। जो मैंडेमस होता है वो प्रेसिडेंट के अगेंस्ट या गवर्नर ऑफ अ स्टेट, इनके अगेंस्ट जारी नहीं किया जा सकता। फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। ठीक है, तो देखिए जो ये मैंडेमस है ये किन के अगेंस्ट ग्रांट नहीं किया जा सकता, प्रेसिडेंट हो या फिर गवर्नर ऑफ अ स्टेट हो, या फिर आप यहां से एक बात और याद रखिए कि ये किसी प्राइवेट बॉडी के अगेंस्ट भी नहीं ग्रांट किया जा सकता। क्योंकि मान लो कोई व्यक्ति है, कोई प्राइवेट कंपनी है, हम उससे नहीं पूछ सकते कि भाई तुम ये काम क्यों नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये किसके खिलाफ किया जा सकता है, कुछ पब्लिक और क्वासी पब्लिक। ठीक है, जो गवर्नमेंट चीजें होती है या क्वासी पब्लिक होती है। ठीक है, तो आपको यहां से ये मैंडेमस का मतलब भी समझ में आ गया। सबसे पहले हमने पढ़ा हैबियस कॉर्पस का। हैबियस कॉर्पस का क्या मतलब होता है, टू हैव अ बॉडी। ठीक है, मैंडेमस का क्या मतलब होता है, वी कमांड। ठीक है, और ये किसके खिलाफ होता है, पब्लिक और क्वासी पब्लिक के खिलाफ। ठीक है, तो आपको ये जो दो रिट है इनके बारे में पता चल गया। थर्ड रिट देखिए कौन सी आती है, प्रोहिबिशन। कौन सी आती है, प्रोहिबिशन। इसका क्या मतलब होता है, टू फॉरबिड, यानी कि फॉरबिड का मतलब होता है रोकना। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या होता है प्रोहिबिशन में, द रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज अ रिट इश्यूड बाय द सुप्रीम कोर्ट और अ हाई कोर्ट टू एन इंफीरियर कोर्ट forbidding the latter to continue proceeding there in excess if its jurisdiction or
टू असर्ट अ जुरिडिक्शन विद विच इट इज नॉट लीगली वेस्टेड। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, जो ये प्रोहिबिशन की रिट है ये कौन इशू करता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, किसको, किसी इंफीरियर कोर्ट को। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, यदि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को ये लगे कि कोई इंफीरियर या लोअर कोर्ट है वो कोई ऐसा काम कर रहा है जो उसकी जुरिडिक्शन में नहीं आता, तो जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इसके खिलाफ इस रिट को इश्यू कर सकता है कि तुम अपने जुरिडिक्शन से बाहर निकलकर कोई ऐसा काम ना करो, ठीक है, तो उसे रोक लिया जाता है, किसको, इंफीरियर कोर्ट को। तो ठीक है, यहां से आपको प्रोहिबिशन के बारे में पता चला कि ये कौन जारी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, किसके खिलाफ, किसी इंफीरियर कोर्ट या लोअर कोर्ट के खिलाफ। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, while mandamus is available not only against judicial authorities but also against administrative authorities। जो mandamus है वो अवेलेबल होता है ना केवल जुरिडिक्शन अथॉरिटीज के खिलाफ बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के लिए भी। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, mandamus क्या होता है, किसी को भी मतलब कमांड करना, तो वो या जुडिशियल अथॉरिटीज में भी किया जा सकता है, कोई व्यक्ति अपना काम नहीं कर रहा है वो जुडिशियल अथॉरिटीज में भी नहीं कर सकता है या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज में भी। लेकिन जो ये प्रोहिबिशन एंड सर्शियोरारी, देखिए जो ये सर्शियोरारी है ये नेक्स्ट हमारी रिट है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन जो ये प्रोहिबिशन एंड सर्शियोरारी है आर इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज। तो देखिए प्रोहिबिशन में हमने पढ़ा ना कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जारी करता है, तो ये किसके लिए होता है, केवल जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज के लिए। कौन कौन, प्रोहिबिशन एंड सर्शियोरारी। नेक्स्ट देखिए जो हमारी फोर्थ रिट आ जाती है वो कौन सी है, सर्शियोरारी। आप पहले इसका मतलब देखिए क्या होता है, इसका मतलब होता है टू बी इन्फॉर्म्ड या टू बी सर्टिफाइड। ठीक है, तो आपको ये चीज यहां से याद रखनी है। इसके बाद देखिए क्या कहा गया है इसमें, दो प्रोहिबिशन एंड सर्शियोरारी आर बोथ इशूड अगेंस्ट कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स एक्सरसाइजिंग जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल पावर। क्या कहा गया है कि जो प्रोहिबिशन एंड सर्शियोरारी है ये दोनों इशू की जाती है किनके, अगेंस्ट कोर्ट्स या ट्रिब्यूनल्स की, जो क्या काम कर रहे होते हैं, जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल पावर्स का। ठीक है, तो सर्शियोरारी है जो, सर्शियोरारी इज इशूड टू क्वैश ऑर्डर और डिसीजन ऑफ द कोर्ट और ट्रिब्यूनल, व्हाइल प्रोहिबिशन इज इशूड टू प्रोहिबिट द कोर्ट और ट्रिब्यूनल फ्रॉम मेकिंग द अल्ट्रा वायर्स ऑर्डर और डिसीजन। देखिए क्या होता है, सर्शियोरारी में भी यही काम किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो लोअर कोर्ट होते हैं उनको बोलता है। ठीक है, लेकिन प्रोहिबिशन में क्या है, उसे पहले ही रोक दिया जाता है कि भाई ये जो तुम डिसीजन दे रहे हो या फिर ये जो तुम केस सुन रहे हो ये तुम्हारे जो एरिया के अंडर नहीं आता, तुम इसे छोड़ दो। लेकिन सर्शियोरारी में क्या होता है, सर्शियोरारी में ना ऑर्डर दे दिया जाता है लेकिन बाद में ना उसे ये बोला जाता है कि भाई तुमने ये काम तो कर दिया लेकिन अब इसे क्योर करो, ये तुम्हारे अंडर नहीं आता था। तो जो प्रोहिबिशन होता है उसमें केवल क्या किया जाता है, प्रिवेंटिव किया जाता है, लेकिन सर्शियोरारी में क्या होता है, प्रिवेंट भी किया जाता है उसको और क्योर भी किया जाता है, यानी उस जो उन्होंने रिजल्ट दिया है उसे बाद में सुधारा भी जाता है। तो इसमें यही बात कही गई है। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। प्रोहिबिशन इज अवेलेबल ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग्स एंड बिफोर द ऑर्डर इज मेड। तो देखिए इसमें यही बात कही गई है कि जो प्रोहिबिशन है वो कब किया जाता है, जब प्रोसीडिंग हो रही होती है और ऑर्डर है जो वो बना नहीं होता ऑर्डर होने से पहले ही, यानी कि उसका जो डिसीजन होता है वो आने से पहले ही उसे प्रोहिबिट कर दिया जाता है, फॉरबिड कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। लेकिन सर्शियोरारी में क्या होता है, सर्शियोरारी कैन बी इश्यूड ओनली आफ्टर द ऑर्डर हैज बीन मेड। सर्शियोरारी कब इशू किया जाता है, जब ऑर्डर दे दिया गया होता है। ठीक है, बाद में उसे क्योर करने के लिए सर्शियोरारी इशू की जाती है। ठीक है, तो यहां से आपको प्रोहिबिशन और सर्शियोरारी दोनों के बीच का डिफरेंस भी समझ में आ गया और यह भी समझ में आ गया कि सर्शियोरारी का मीनिंग क्या है। ठीक है, इसके बाद देखिए आ जाती है हमारी फिफ्थ रिट। और फिफ्थ रिट कौन सी है, को वारंटो। को वारंटो का देखिए क्या मतलब होता है, बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। ठीक है, तो ये मतलब आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए इसमें क्या कहा गया है, को वारंटो इज अ प्रोसीडिंग वेयर बाय द कोर्ट इंक्वायरीज इनटू द लीगैलिटी ऑफ द क्लेम विच अ पार्टी असर्ट्स टू अ पब्लिक ऑफिस एंड टू आउस्ट हिम फ्रॉम इट्स एंजॉयमेंट इफ द क्लेम इज नॉट वेल फाउंडेड। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि कोर्ट इंक्वायरी करता है किसकी, मान लो किसी एक पर्सन ने किसी पब्लिक ऑफिस पर कोई क्लेम किया है कि भाई ये अपना काम नहीं कर रहा है या फिर इसने ये काम लीगली नहीं किया है। जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति ने जॉब पा ली, अब कोई दूसरा व्यक्ति है वो उस पर क्लेम करेगा कि भाई इसने ये जॉब क्यों पाई, इसके लिए ये एलिजिबल नहीं था।
तो कोर्ट इसकी ना इंक्वायरी करेगा कि भाई क्या तुम इस जॉब के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। अगर वो उसे एलिजिबल पाता है तो वो इस व्यक्ति को आउस्ट कर देगा, लेकिन अगर वो ये पाए कि जो इसने क्लेम किया है वो लीगल है तो फिर वो इस जॉब वाले व्यक्ति को आउस्ट कर देगा। तो को वारंटो में यही कहा जाता है कि भाई इस व्यक्ति को जॉब पर क्यों रखा गया या नहीं रखा गया, तो ये किसके अगेंस्ट होता है, पब्लिक ऑफिस के अगेंस्ट ही होता है। अब यहाँ पर आप एक बात याद रखिए कि जो ये को वारंटो की रिट होती है ना, ये किसी भी मिनिस्ट्रियल ऑफिस के अगेंस्ट जारी नहीं की जा सकती कि भाई, क्योंकि मिनिस्ट्री में क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को ना वे मिनिस्टर बना देते हैं, चाहे वो उसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, ये सब उनके ऊपर ही डिपेंड होता है। ठीक है, तो जो ये को वारंटो है ये मिनिस्ट्रियल ऑफिस होते हैं, उनके अगेंस्ट जारी नहीं की जा सकती। तो देखिए यहां से आपने को वारंटो के बारे में पढ़ा। अब देखिए यहाँ पर कुछ कंडीशंस दी गई है किसके लिए, को वारंटो के लिए, कि भाई को वारंटो को इशू कराना है उसके लिए कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। तो देखिए कौन सी कंडीशन है, द ऑफिस मस्ट बी पब्लिक, जो ऑफिस है जिसके खिलाफ ये को वारंटो जारी की जा रही है वो पब्लिक ऑफिस होना चाहिए, एंड इट मस्ट बी क्रिएटेड अ स्टैट्यूट और बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। तो बस यहाँ से यही बात इंपॉर्टेंट है कि जो ये को वारंटो है पब्लिक ऑफिस के अगेंस्ट जारी की जा सकती है। The office must be a substantive one and not merely the function or employment of a servant at the will and during the pleasure or another। तो देखिए इसमें भी यही बात कही गई है कि कोई एम्प्लॉयमेंट होता है, सर्वेंट होता है, ठीक है, उसकी इच्छा के खिलाफ हो या उसकी इच्छा के द्वारा ही हो, तो ये सब बातें इसमें कही गई है। There has been a contravention of the constitution or a statute or statutory instrument in appointing such person to that office। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर दी गई है को वारंटो में। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक हमने अपनी 5 रिट्स के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ी हैबियस कॉर्पस, जिसका क्या मतलब था, टू हैव अ बॉडी। इसके बाद हमने मैंडेमस पढ़ी, उसका क्या मतलब था, वी कमांड। उसके बाद हमने पढ़ी प्रोहिबिशन। अब प्रोहिबिशन का क्या मतलब था कि टू फॉरबिड, रोक देना। उसके बाद सर्शियोरारी के बारे में हमने पढ़ा। सर्शियोरारी का क्या मतलब था कि भाई टू बी इन्फॉर्म्ड या टू बी सर्टिफाइड। उसके को वारंटो का क्या मतलब था, बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। तो यहाँ से हमने अपनी 5 रिट्स के जो मीनिंग है उनको भी याद कर लिया। आगे देखिए यहाँ पर ना कुछ लिमिटेशंस दी गई है। किसकी लिमिटेशंस है ये देखिए, फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट की, कि भाई कई बार ऐसी सिचुएशन होती है या कई जगहों पर ऐसा होता है कि वे फंडामेंटल राइट्स उन्हें नहीं दिए जाते, या फंडामेंटल राइट्स यहाँ पर लागू भी होते हैं, उन्हें रोक दिया जाता है या हटा दिया जाता है। तो देखिए कब कब होता है ऐसा, पार्लियामेंट हैज द पावर टू मॉडिफाई द एप्लीकेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो ये पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। टू द मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज, तो किनको फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए जाते, आर्म्ड फोर्सेज को, पुलिस फोर्सेज या इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस के व्यक्तियों को। ठीक है, तो ये किसके अंडर आता है, आर्टिकल 33 के अंडर। ठीक है, देखिए आपको याद होगा कि हमने पार्ट 3 में पढ़ा था कि पार्ट 3 में कितने आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। तो देखिए हमने 32 आर्टिकल तक कंप्लीट कर लिया जहां हमने रिट्स के बारे में कंप्लीट किया। उसके बाद जो आर्टिकल 33 क्या कहता है कि आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस और इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस को फंडामेंटल राइट से वंचित रखा जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्या कहा गया है, व्हेन मार्शल लॉ इज इन फोर्स पार्लियामेंट में आइडेंटिफाई एनी पर्सन इन द सर्विस ऑफ द यूनियन और अ स्टेट फॉर एनी एक्ट डन बाय हिम। ये कहाँ कहा गया है, आर्टिकल 34 में, कि कहीं पर भी मार्शल लॉ लगा हो तो पार्लियामेंट क्या कर सकता है, वहां पर फंडामेंटल राइट्स पर लिमिटेशंस लगा सकता है। ठीक है, आगे देखिए क्या कहा गया है, सर्टेन फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन में रिमेन सस्पेंडेड व्हाइल अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज मेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 352। तो देखिए क्या होता है, जब इमरजेंसी लगती है, इमरजेंसी को कौन लगाता है, प्रेसिडेंट। तो ऐसे टाइम में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बात किस में कही गई है, आर्टिकल 352 में। अब देखिए जो ये आर्टिकल 352 है ये क्या लगाता है, इमरजेंसी। इमरजेंसी किसके द्वारा लगाई जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा। ऐसे टाइम में क्या होता है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन ऐसे टाइम में भी 2 फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जो सस्पेंड नहीं होते। तो आपको मुझे कमेंट करके उन 2 फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताना है। ठीक है, आगे देखिए क्या दिया गया है, राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है, आरटीआई 2005। तो देखिए इसे बाद में एक अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। देखिए ये क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन हैज बीन ग्रांटेड टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 विच केम इनटू फोर्स ऑन 12 अक्टूबर 2005। जो ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है ये एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया को दिया जाता है, किसके अंडर, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंडर। और ये कब फोर्स में आया था, 12 अक्टूबर 2005 को।
आगे देखिए, इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, बट इट एंटेल्स अ क्लोज फॉर पेनल्टी इन केस ऑफ डिले इन गिविंग इंफॉर्मेशन टू द एप्लीकेंट। अब मान लो कोई भी एप्लीकेंट है, मान लो कि कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी भी ऑफिस में कोई भी एप्लीकेशन डालता है कि मुझे इस चीज़ की ना इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो RTI 2005 के तहत ही क्या डालता है, एप्लीकेशन डालता है। अगर उस ऑफिस के व्यक्ति उसे जो इन्फॉर्मेशन देने में कोई भी देरी करते हैं तो उन पर क्या लगाई जाती है, पेनल्टी। देखिए ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पावरफुल एक्ट है, ठीक है। आगे देखिए, इंफॉर्मेशन कमीशन हैज बीन सेट अप एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल टू ओवरसी इंप्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट। तो देखिए आज की वीडियो में हमने हमारी 5 डेट्स के बारे में पढ़ा, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो आपको इनको ना बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये चीज़ें ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।